हाय एवरीवन, माय नेम इज अखिलेश कुमार सिंह और आज हम रिवीजन क्लास टोटली करने वाले हैं और कि हमने शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ तक पढ़ाया है उसको आज हम रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आगे फर्दर होगा उसको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ा है। तो उस शुरुआत में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह भौतिक गुण है जो उसके वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे बात करें कि इसके टाइप्स की, तो टू टाइप्स का है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज होगा SI यूनिट, इसका कूलाम में, इसको कूलाम लिखते हैं और सीजीएस में स्टेट कूलाम लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम है कि अगर दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, तो F जो होगा वो अनुकर्मानुपाती होता है इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F = Q1 Q2/r², जहां K है एक स्थिरांक है, K एक कांस्टेंट है। K की वैल्यू निर्वात के लिए 1/4πε0 लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसकी 9 × 10⁹ K की वैल्यू। और यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं K Q1 Q2/r³ × r वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको हम दिखा सकते हैं। अगर टू सिस्टम के लिए अगर बात करें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कूलाम के नियम की लिमिटेशंस क्या है, इसके कहां पे कूलाम का नियम वैलिड होगा, कहां पे नहीं होगा। तो लिमिटेशंस है कूलाम के नियम की सीमाएं हैं कि ये कहां पे वैलिड होगा, कहां पे हम इसको लगा सकते हैं, कहां पे नहीं। तो दो जो चार्ज है, चूंकि पहला जो बेसिक ये है कि जो दोनों चार्ज होना चाहिए ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो इनका साइज है, इनके साइज की अपेक्षा जो इनके बीच की दूरी की अपेक्षा साइज बहुत छोटा हो, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे पहला ये है कि ये जो होना चाहिए ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अब चूंकि यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, हमने फिक्स माना कि Q1 Q2 दोनों स्थिर है। जब अगर इनमें से अगर ये दोनों Q1 Q2 अगर मूव कर रहा होता है, दोनों अगर गत की अवस्था में होगा, तो वहां पे कूलाम के नियम को नहीं लगाते। लेकिन अगर इनमें से एक गत कर रहा है, एक अगर स्थिर है, तो हम वहां पे कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे जैसे दो सिस्टम अगर दे रखा है कि एक Q1 चार्ज ले लेते हैं, एक Q2 चार्ज लेते हैं, इनका जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं कि r1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं ये r2। यहाँ पे जो इनका है इसका वेक्टर आ जाएगा वो r2 - r1। तो अगर हम F21 लिखें, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है वो F21 यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखें। F21 वो बराबर हो जाएगा K लिखेंगे, K यहाँ पे चूंकि स्थिरांक है, निर्वात अगर होगा तो हम 1/4πε0 लिख देंगे। और यहाँ पे Q1 Q2 चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है यहाँ पे r³ × r वेक्टर। तो r³ यहाँ पे r क्या दिखा रहा है, ये चीज r वेक्टर यहाँ पे जो दिखा रहा है वो r2 - r1। तो ये जो वेक्टर है इसका यहाँ पे r2 - r1, इस वेक्टर का क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, और यहाँ पे r2 - r1 जो होगा ये वेक्टर फॉर्म है। क्योंकि ये वेक्टर ये क्या दिशा में, ये जो है वो r वेक्टर, ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे K
आर क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तो अभी तक क्या बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, इसके टाइप्स है और इसके यूनिट हो गया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और इसके लिमिटेशन। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके अगर दो से अधिक चार्ज अगर दे रखे हो, दो या दो से अधिक अगर चार्ज दे रखे हो, तो वहां पे हम कूलाम के नियम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं एक सिस्टम दे रखा है जिसके आवेश जो है पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट Qn। तो इसके हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत ये केवल बल के लिए कर रहा है कि Q1 Q2 Qn, जैसे Q1 Q2 Q3 Q, यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे Qn तक मान लेते हैं कि Qn तक अगर हमको सिस्टम एक निकाय दे रखा है, तो इनके बीच मान लेते हैं कि Qn पर लगने वाले बल की गणना कैलकुलेट करना है। तो Fn किसके कारण, Fn ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन n, फोर्स ऑन Qn यहाँ पे रिप्रेजेंट ये किया बोलने का मतलब ये है कि वो Qn के लिए। तो Fn बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक के कारण भी हम पे लगेगा, तो n पर किसके कारण, एक के कारण और फिर n पे किसके कारण, 2 के कारण। ऐसे ऐसे हम इसको लिख देंगे कि n पर किसके, n-1 के कारण। यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन Qn ड्यू टू Qn-1। यहाँ पे निकाल दे रखा है Q1 Q2 Q3 Qn, कितने पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, ये यहाँ पे जो है पॉइंट चार्ज है, कितने पॉइंट चार्ज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि Qn पर जो लगने वाला टोटल बल आएगा Q1 Q2 Q3 Qn-1 के कारण टोटल कितना होगा। तो फोर्स ऑन n पर कितना, Qn पर कितना बल लगेगा, तो वो 1 के कारण भी लगेगा, 2 के कारण भी लगेगा और n-1 के कारण भी लगेगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में हम इसको सम कर लेंगे, जो जैसे वेक्टर को जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे बल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जो भी आएगा वो F टोटल बता देगा कि Qn पर कितना बल लग रहा है। तो इसको हम जैसे वेक्टर का सम करते हैं वैसे हम इसको सम कर लेंगे। आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कूलाम के नियम से क्लियर है कि अगर कोई आवेश है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज हम अगर ले लेते हैं, तो इसके कारण अगर किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टेस्ट परीक्षण आवेश लेके आते हैं, कोई टेस्ट चार्ज है, इसके समीप लाएंगे तो क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जैसा भी है करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये चूंकि एक पर्टिकुलर रीजन के अंतर्गत होता है कि उस रीजन के अंदर अगर तो उस पर ये बल लगेगा, अगर उस रीजन से बाहर होता है तो उस पर जो लगने वाला बल है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल लगता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल लगता है, तो उस क्षेत्र को यानी कि इस पॉइंट चार्ज के क्षेत्र को चारों ओर की क्या मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को अगर फॉर्मूला में देखना हो तो वैद्युत क्षेत्र को हम फॉर्मूला में से लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट E साइन से। E जो होगा वो उसके बीच लगने वाले बल यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच लगने वाला बल आएगा, और वो जो टेस्ट चार्ज है उससे हम क्या कर देंगे, उसको
भाग कर देंगे, क्यू नॉट से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे परिमाण के रूप में लिखा हुआ है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ये चीज तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एफ वेक्टर क्यू नॉट, क्योंकि जो चार्ज है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बल है एक सदिश राशि है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है, सदिश राशि है। तो E इज इक्वल टू बाय क्यू नॉट, यहाँ पे ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी। इसका अगर मात्रा की बात करें, यहाँ पे यूनिट अगर लेंगे तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो, इसका यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो गया वो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो E, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे K, क्योंकि एक स्थिरांक है, निर्वात के लिए हम 1/4πε0 लेंगे, और यहाँ पे Q/r² लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ये कब लेते हैं कि कोई चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस Q के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो कितनी क्वांटिटी रहेगी, तो इज इक्वल K Q/r²। अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू, निर्वात के लिए K की वैल्यू 1/4πε0, तो यहाँ पुट कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये चीज लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पे K Q/r³ into r, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। सेम जैसे बल के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र के लिए हो जाएगा कि उस आवेश के कारण, जैसे Qn तक अगर कोई सिस्टम दिया है तो Q1 के कारण उस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको लिख लेंगे, Q2 के कारण उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको लिख लेंगे, और Qn के कारण जो उस पॉइंट पर चार्ज आएगा उस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको लिख लेंगे। टोटल हम वेक्टर फॉर्म में रख देंगे, वेक्टर सर्कल लेंगे, तो उस पॉइंट पर Q1 से लेके Q1 जो चार्ज से रखा है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन इसके लिए हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज है और यहाँ पे Q0 अगर टेस्ट चार्ज है तो ये इधर लाते हैं, क्योंकि इस Q के कारण क्योंकि Q0 पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, जो बल लगेगा पॉजिटिव चार्ज है तो इसको जो बल लगेगा वो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस पे, या मतलब इस पे जो बल लगेगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करेंगे, F/Q0, क्योंकि Q0 का कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन किसका है, F का, तो जो F का डायरेक्शन आएगा वही क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगा। तो अगर ये Q0 पॉजिटिव लेवल इसके कारण जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, Q0 की तरफ अगर है, Q0 की तरफ यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो बल की दिशा क्या बताता है, वो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा को बताएगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है, इधर से इधर। ऐसे हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चलते हैं, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब ये इधर टर्न हो गया, फिर सेकंड करेंगे तो आगे और इसके आगे, ये कंटिन्यू से चलता रहेगा। तो इसी डॉटेड लाइन को अगर हम एक साथ इसको मिला दें तो ये जो लाइन बनेगा इसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी एक निश्चित दिशा में हम इसकी क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक ही क्षेत्र में अगर हम करेंगे तो इसको बाद में अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखा भी बोला जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, मतलब ऐसा लगेगा फिर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। अगर सिंगल चार्ज है, जैसे हम अगर सिंगल दिखा दें तो ये ऐसा लगेगा कि ये अनंत से आती हुई प्रतीत होगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये अनंत से इसकी
दूर जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये लगेगा कि अनंत से इसकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे सिग्नल चार्ज के लिए हो गया, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती और ये कंटिन्यूअस एक कर्व होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई चार्ज रिंग है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन क्या आएगा कि कोई वैद्युत क्षेत्र, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई रिंग है, चार्ज रिंग है, तो उस रिंग के कारण उसके एक्सिस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई चार्ज रिंग है, कोई रिंग है, इसके कारण यहाँ इसके एक्सिस पर एक्स दूरी यहाँ पे ये इसका ये है चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है, चार्ज को होते हैं पॉजिटिव से यूनिफॉर्मली यहाँ पे वितरित हुआ है। यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। डी cos थीटा इसका कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे अगर कोई स्मॉल चार्ज लेंगे यहाँ पे डी क्यू इसके कारण जो लगेगा तो वहाँ पे हम कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। ई का जो एक्सप्रेशन आएगा वो लिख देंगे कि यहाँ पे डी जो आएगा वो के डी क्यू और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो आर। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कितना आर स्क्वायर है तो ये डी क्यू की वैल्यू ओवरऑल कितना आएगा डी cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंपोनेंट इसके जस्ट अपोजिट आएगा। ये इसका जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे डी इधर डी cos थीटा, इसके यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो साइन कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी किसके कर देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट के अपोजिट ये पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट का डी और साइन थीटा डी का साइन थीटा एक दूसरे का कैंसिल आउट होगा, केवल बचेगा डी cos थीटा वाला कंपोनेंट। उसको हम यहाँ पे लेके फिर से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाद में। तो जो ई की वैल्यू आएगी वो के यहाँ पे क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। जो एक्सप्रेशन आएगा वो ओवरऑल इतना आएगा। के की वैल्यू कांस्टेंट है, निर्वात के लिए 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। एक्स है यहाँ पे इस रिंग के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, 0 का मतलब क्यू हो गया सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगा 0। ई 0 ई एक्स बराबर 0 होने का मतलब क्या है, ये एक्स पॉइंट और ये पॉइंट कहां पे आ जाए, इसके केंद्र पे। तो अगर इसके केंद्र पे होगा तो केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो टोटल 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू है वो r से बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसका स्क्वायर टर्म भी r के स्क्वायर के टर्म से बहुत ज्यादा जगह, तो e की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा k qx और यहाँ पे r स्क्वायर का टर्म 0 मान लेंगे, इसका करेंगे तो कितना आएगा x क्यूब, ये x यहाँ पे कैंसिल तो e इक्वल आएगा k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ये उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कोई पॉइंट चार्ज है r दूरी पर कोई पॉइंट p है, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट क्या करते थे कि f बाई क्यू नॉट, तो k क्यू बाई r स्क्वायर आता है। यहाँ पे चूंकि x है तो यहाँ पे x ले लिया। आगे फिर बात आगे बताए थे कि अगर कोई आवेशित चार्ज है वह किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है, लंबवत अगर प्रवेश करे तो उसका पाथ कैसे होगा। यहाँ पे जैसे बताए थे कि ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका मास m है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है तो ये अपने पद से थोड़ा विचलित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन y है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है थीटा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखते थे कि y इक्वल 1/2 e अपॉन m v नॉट स्क्वायर और इनटू
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक पैराबोलिक की तरह, यहाँ से पैराबोला कितने जाएगा, यहाँ पे जो ज्ञात है वो v नॉट, तो यहाँ पे इसका जो पथ हो जाएगा वो एक परवलयाकार हो जाएगा कि y क्योंकि ये कांस्टेंट मान लेंगे तो y इक्वल इसको कैपिटल ए मान लेंगे तो ये ax स्क्वायर टाइप का हो गया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट e की जो एक समान वैद्युता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो वो भी कांस्टेंट m चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी हो जाएगा। v नॉट जो है वो भी क्या, क्योंकि एक समान यहाँ पे जो वर्क कर रहा है v नॉट को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे ओवरऑल ये लिख देंगे और ये x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो होगा किसी भी प्लेन सरफेस के लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाएगा, यानी कि कोई भी प्लेन सरफेस है उसके अपवर्ड जो डायरेक्शन होगा वो उसकी एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया वेक्टर की यहाँ पे जान लेते हैं। एरिया वेक्टर के लिए क्या करेंगे कि कोई भी सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसी को हम बोल देते हैं वो एरिया वेक्टर। जैसे ये ऐसे पेज रखते हैं तो इसके सरफेस जो ऊपर आएगा ऊपर की तरफ वो क्या प्रदर्शित करेगा, एरिया वेक्टर। आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ इसको लिखते हैं पाई ई से, ये बराबर होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए यानी कि वो एरिया वेक्टर की एरिया पे क्या हो गया पूरे यहाँ पे जो एरिया है वो चूंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित है कि जिधर आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सरफेस है, इसका जो डायरेक्शन दे रखा है यहाँ पे ये इसका जो एरिया वेक्टर आएगा क्योंकि ये ऐसे रखा है, इस एरिया वेक्टर जो आएगा इसको अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो एरिया वेक्टर किधर इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना जाएगा एरिया का s cos थीटा। यस यहाँ पे जो है वो एरिया है और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये हो जाएगा एरिया। सॉरी यहाँ पे हम e का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इस प्लेन सरफेस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी परिपथ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो उसके क्या होता है लंबवत पास कर, जो उसके लंबवत संख्या में गुजरे, तो इसके लंबवत अगर हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे तो ई का जो डायरेक्शन कंपोनेंट लेंगे वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेंगे तो क्या जाएगा e cos थीटा। अगर इसका एरिया कितना है a है तो e cos थीटा a हो गया, यानी कि e डॉट a यहाँ पे हम इसको e डॉट a से लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वह किसी समतल किसी प्लेन सरफेस से गुजरने उस प्लेन सरफेस के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बता रहा है। क्योंकि संख्या को बता रहा है तो ये क्या है अदिश राशि, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि e डॉट a स्केलर गुणनफल है। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक हो जाएगा SI मात्रक होगा वो, क्योंकि e का मात्रक क्या होता है कि न्यूटन पर कूलम एरिया का हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है SI सिस्टम को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे है कि गॉस लॉ क्या है कि कोई किसी भी आकार का कोई क्लोज सरफेस हो, किसी भी आकार का कोई क्लोज सरफेस हो तो इससे संबंध कुल पृष्ठीय क्षेत्र, इसका संबंध जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये कि E और ये ds ये क्या है एरिया वेक्टर है और ये क्लोज सरफेस के लिए वैल्यू है। तो ये बराबर किसके होगा 1/ε0 के और q यानी कि q नेट यहाँ पे होने का मतलब ये है कि इससे जो q नेट जो इसके इनसाइड यानी कि इस
सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स कर देंगे तो हमको टोटल कितना मिल जाएगा कि इस सरफेस से बद्ध कुल चुंबकीय कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, तो फाई इसको हमें टोटल बोल सकते हैं कि टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है वो इसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो उसको टोटल मिल जाएगा। वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है कि जैसे कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट सीधा तार है, तो उसके किसी साइड में जो वैद्युत क्षेत्र हमको कैलकुलेट करना है वो कितना होता है। जैसे इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे इसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव ये इनफाइनाइट डिस्टेंस का है। इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है यहाँ पे अगर पी पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट की अपेक्षा इसके तार की जो लंबाई है उससे वो अधिक है, यानी कि यहाँ इस तार से इस तक का दूरी जो है वो इसके कंपेयर में इसकी लंबाई जो वो बहुत ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है इसको, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो समान आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो एक सिलेंडर लेते हैं और यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे ई की जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा टाइम्स 2πε0 इनटू r, जो r दूरी है वो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो ये जो लिखे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हो गया। आगे है इसके नेक्स्ट की जो इनफाइनाइट कोई प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट पे जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो गॉस के नियम से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट बोलने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो है इसमें कोई हम पॉजिटिव चार्ज है क्या, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कोई चार्ज है कि एक समान रूप से यहाँ पे वितरित है, एक समान आवेशित चार्ज है, तो इसके किसी पॉइंट पर यहाँ पे पी पॉइंट पर जो क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे इसको भी इनफाइनाइट प्लेन शीट बोलने का मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट है शीट से इसकी दूरी वो कम होगी इसके चादर की जो लंबाई है उसके कंपेयर में, तो उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहाँ पे जो ई आएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो सिग्मा आएगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल शेप का है तो उस स्फेरिकल शेप के इनसाइड आउटसाइड एट द सरफेस जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा। अब स्फीयर के बाद स्फीयर जो होगा वो अगर होलो है या थिन है, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, तो चार केसों के लिए तो सेम आएगा कि अगर कोई थिन स्फीयर है या होलो स्फीयर, ये यहाँ पे कंडक्टिंग हो एंड नॉन कंडक्टिंग। प्लस यहाँ प्लस ये सॉलिड स्फीयर और ये कंडक्टिंग के लिए। तो इन सभी केसों के लिए जो ई की जो एक्सप्रेशन आता है वो सेम होगा, केवल चेंज किसके लिए होगा कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है बट नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर है वो लेकिन वो कंडक्टिंग यानी कि वो अचालक है, चालक नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। बाकी इन सभी केसेस के लिए जो वैद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन आएगा चाहे वो इनसाइड आउटसाइड उन सब के लिए क्या आ जाएगा सेम आएगा। जैसे आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो आउटसाइड पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो सेम पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगा, जैसे k q/r
आर स्क्वायर सरफेस पे अगर हम बात करेंगे सरफेस पे बात करेंगे तो इसके लिए भी सेम, ये क्यूब जहां पे स्मॉल आर लिखते थे वहां पे वो स्फीयर का क्या आएगा, रेडियस आएगा। इनसाइड अगर यहां पे हम बात करें कि इसके इनसाइड कितना होगा, तो इसके इनसाइड चूंकि ये हॉलो या थिन स्फीयर है तो बीच में कुछ नहीं है, तो वहां पे कोई आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वहां पे टोटल जो फ्लक्स आएगा उसके माध्यम से ये जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना हो गया, 0। आगे होगा तो ये तीन केस हो गया कि आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड टोटल 0 हो गया सरफेस पे q q बाई r स्क्वायर, आउटसाइड में हो गया k q बाई r स्क्वायर। अगर नॉन कंडक्टिंग के लिए करें तो नॉन कंडक्टिंग के लिए तो आउटसाइड में आएगा आउटसाइड के लिए सेम k q बाई r स्क्वायर। इनसाइड के अगर बारे में बात करेंगे इनसाइड में जो आएगा वो k r बाई r क्यूब। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इसका स्मॉल r है वो चूंकि इनसाइड स्फीयर के पॉइंट चार्ज वो स्मॉल r जो होगा, ये मान लेते हैं कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसके इनसाइड हम किसी पॉइंट पर क्या करते थे, r दूरी पर अगर हमको क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट p है, क्योंकि इनका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ये सब जगह होगा, ना कि इसके सरफेस पे क्या चालक है तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरे इनसाइड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में होगा। तो यहाँ पे E इनसाइड होगा k r बाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब जो होगा क्योंकि कैपिटल R है वो क्या है, टोटल स्फीयर जो तो सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग उसका रेडियस हो गया, स्मॉल r क्या है उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। आगे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है कि अगर हम कोई एक समान चार्ज ले लें, एक समान परिमाण में चार्ज होना चाहिए, लेकिन इनका जो डायरेक्शन वो अपोजिट हो, तो ये जो सिस्टम इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो 12 हो, तो ये जो सिस्टम इनका कहलाता है यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है कि दो बिंदु आवेश हो जिनके परिमाण बराबर लेकिन जो इनका आवेश हो विपरीत हो, इनके साइन जो हो विपरीत हो, ये कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर निश्चित करते हैं स्मॉल p से, जो इसका डायरेक्शन आएगा, इसका जो डायरेक्शन आता है, इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन हम लेते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस साइन किस तरफ से, पॉजिटिव साइन, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय और निरक्षीय यानी कि इसके एक्सिस पर, द्विध्रुव के एक्सिस पर और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वह कितना होगा। टू केसेस है यहाँ पे कि इस चार्ज के कारण, जैसे यहाँ पे Q ले लिया, इससे यहाँ पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की E है वो कितना आएगा। दूसरा केस ये है कि दो चार्ज है यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2m, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एरिया a तो इस पॉइंट पर यहाँ पे P है, यहाँ पर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, यहाँ पे 2 इसके एक्सिस पर है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो टू केसेस है, इस केस के लिए जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा E जो मिलेगा इस डाइपोल के कारण वो हो जाएगा k 2p x अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो x है क्योंकि यहाँ पे l ये यहाँ से इसकी जो दूरी है वो x है, इस पॉइंट से लेके o से लेके p तक की दूरी यहाँ से ये तक का x है, ये स्मॉल दूरी है, ये स्मॉल, इस टाइप का। यहाँ पे जो x की वैल्यू है
अगर हम इसको बहुत बड़ा ले लेंगे, इस l के कंपेयर में x की जो वैल्यू हो ज्यादा बड़ा कर देंगे, तो e की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी k 2p by x क्यूब। सेम यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा कि जो e की वैल्यू हो जाएगी वो k p l स्क्वायर x स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे जो x है वो O पॉइंट से लेकर P तक की दूरी है। जैसे यहाँ से O से P तक का x दूरी है, ऐसे यहाँ से O से P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। फिर से यहाँ पे अगर हम केस ले लें x फॉर ग्रेटर देन l, तो e की जो वैल्यू आ जाएगी वो k into p by x क्यूब। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाइड नहीं है। तो यहाँ पे ये चूंकि है अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकता है क्योंकि p है इसका डायरेक्शन होगा जो बाय तो दोनों का डायरेक्शन किधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, सेम यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि जो किसी भी दो ध्रुव के यहाँ पे जैसे हमने परपेंडिकुलर ले लिया, यहाँ पे एक्सिस ले लिया, तो अब ये बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी ध्रुव के कारण कोई भी पॉइंट चाहे वो एक्सिस पर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो या उससे डिफरेंट हो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे। और उसके बाद से मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज करवा जाएगा। फिर उसके बाद तो नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा कि जो वैद्युत ध्रुव है इसके किसी भी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, डाइपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।